नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्कॉलर्स नॉलेज पर। आज कॉमर्स एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 लेकर आया हूं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 से। अभी तक 115 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर रखे हैं पिछले वीडियोस में, तो जिसने नहीं देखा, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, वो कृपया फिर से वो स्टार्टिंग के वीडियो, पुराने वीडियो जरूर देखें ताकि उनको क्लियर हो चीज़ें कि हमने क्या क्या चीज़ें और बताई हैं एक्स्ट्रा। साथ ही साथ मैंने बीईपी एनालिसिस का पूरा पूरा चैप्टर डिस्कस किया है, तो वो भी देख लें। अगर कोई सजेशन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 शुरू करते हैं। द टाइप ऑफ लीज रिक्वायरिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन द फाइनेंसर एंड लेसर इज नोन एज। पूछा जा रहा है कि आप वो टाइप बताइए लीज का, पट्टे का, जिसमें एक एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है फाइनेंसर और लेसर के बीच में। उस जो वो टाइप ऑफ लीज है वो लीवरेज्ड लीज कहलाती है। इसका आंसर क्या होगा? सी। लेकिन जान लेते हैं कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल लीज ऑप्शन में दिखा था वो क्या होता है। फाइनेंशियल लीज वो लीज एग्रीमेंट होता है जिसमें सारी रिस्क और रिवॉर्ड ओनर जो है वो ट्रांसफर कर देता है, जिसको हम लेसर कहेंगे। लेसर जो है ट्रांसफर कर देता है लेसी को। जैसे ही परचेसिंग ऑप्शन आता है, लीज के साथ साथ लेसर सारी रिस्क, रिवॉर्ड और ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है लेसी को। ये है फाइनेंशियल लीज। जबकि ऑपरेटिंग लीज में जस्ट अपोजिट है। इसमें लेसर जो रिवॉर्ड्स और रिस्क हैं इनको ट्रांसफर नहीं करता है लेसी के पास। क्लियर? जो कि ओनर ऑफ द एसेट होता है। नेक्स्ट हमने जो देखा था सेल्स एंड लीज बैक लीज क्या होती है। तो इसमें ये वो लीज होती है जिसमें सेलर क्या करेगा, तुरंत अपनी लीज, अपना कोई प्रॉपर्टी या एसेट बेचेगा। किसको? लेसी को बेचेगा। और उसके बाद वो व्यक्ति जो खरीद रखा है वो इनको लीज पर दे देगा, तुरंत पैसे वैसे दे के, सब फाइनल, मतलब परचेजिंग की, फिर अपने आप ही इन्होंने लीज पे ले ली उससे वस्तु। तो ये सेल्स एंड लीज बैक लीज होता है। नेक्स्ट लीवरेज्ड लीज क्या है? लीवरेज्ड लीज वो लीज है जिसमें लेसर ड्यूरिंग द परचेजिंग टाइम, जिस समय परचेज कर रहा है व्यक्ति उस एसेट को, उस समय जो लेसी होता है, लेसी को लेसर फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब पैसे की अगर अरेंजमेंट करना है एसेट को खरीदने में, तो वो काम लेसर करता है। ये होता है लीवरेज्ड लीज। क्लियर? और इसमें एक प्रॉपर एग्रीमेंट की भी जरूरत पड़ती है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 117। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सब स्टॉक एक्सचेंजेस दिए हैं, इसके साथ साथ उनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट लिखे हुए हैं। पहला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई बना था 1992 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, जीडीसी में भी, यूपीएससी में भी, पीजीटी में भी, तो इसको इग्नोर ना करें, जरूर पढ़ें। एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज, ये कमोडिटी एक्सचेंज है। एमसीएक्स एसएक्स भी इसे कहते हैं। ये 2008 में बना, सबसे लेटेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज यही है। साथ ही साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देश का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज 1875 में बना था। इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, आईएसईआई इसको बोलते हैं, 1998 में बना। क्लियर? एक क्वेश्चन ये है, ये 2014 की यूजीसी नेट का पेपर है, दिसंबर का। उसमें असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन कहता है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस रिजल्ट इनटू एन इरोजन ऑफ कैपिटल इन द लॉन्ग रन। कह रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि प्रिपेयर किए गए हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पर, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के आधार पर, उनकी एक सबसे बड़ी समस्या है, उनका जो परिणाम आता है वो लॉन्ग रन में कैपिटल की कमी को दर्शाता है। अब इसका कारण जो दिया है इन्होंने, कारण बताया है कि मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर करंट परचेजिंग पावर टेक्निक ओनली में कंटेन द इन्फ्लेशनरी प्रेशर। कह रहा है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन किए जाते हैं करंट परचेजिंग पावर टेक्निक के आधार पर, ये इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की टेक्निक है। आप लोगों ने अगर एमकॉम में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस के आधार पर, तो आपको मिला होगा। मैं हमेशा पढ़ाता हूँ इस चैप्टर को, अकाउंटिंग का 4th यूनिट का सबसे लास्ट चैप्टर है। तो इसमें बोला गया है कि जो करंट परचेजिंग पावर टेक्निक है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की, उसके आधार पर अगर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन किया जाए तो ये केवल इन्फ्लेशनरी प्रेशर को ही कम करता है, कंटेन करता है, और कुछ भी नहीं करता। तो बातें दोनों सही हैं। इसमें एक और मेथड होता है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। तो करंट परचेजिंग पावर मेथड वाली जो ये रीजन है, रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है, लेकिन ये रीजन इसको डिफाइन नहीं करता, इस असर्शन को डिफाइन नहीं करता कि हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पर जो है कैपिटल का लॉन्ग रन में कमी दिखाई पड़ती है।
तो इसका आंसर जो होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर। आगे चलते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होती है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मतलब ये होता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में जितनी कॉस्ट लगी और उसमें प्लस एक फिक्स परसेंटेज का प्रॉफिट ऐड किया गया, तो इसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। और ये सब जगह अप्लाई नहीं हो पाती। सबसे पहली बात प्रोडक्ट टेलरिंग। प्रोडक्ट टेलरिंग का मतलब है प्रोडक्ट में कुछ एडिशंस करना, कुछ उसमें क्वालिटीज इंप्रूव करना, उसका अमाउंट बढ़ाना, जो कॉस्ट आएगी उसमें फिक्स कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट। टेलरिंग मतलब सिलाई होता है, इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग या बढ़ावा देना। पब्लिक यूटिलिटी प्राइसिंग, बेसिकली कॉस्ट प्लस प्राइसिंग गवर्नमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंटल प्रोडक्ट्स में ज़्यादा अप्लाई होता है, तो इसलिए पब्लिक यूटिलिटी प्राइसिंग जो है, जैसे एजुकेशन है, हॉस्पिटैलिटी है, इन सब जगह कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। रिफ्यूजल प्राइसिंग में नहीं किया जा सकता। मोनोपोली प्राइसिंग में तो बेसिकली कुछ भी करें वो तो प्राइस मेकर होते हैं, तो बेसिकली कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मोनोपोली प्राइसिंग में भी, मोनोपोली में भी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्ट के प्रोसीजर के दौरान अ रिसर्चर में कमिट टाइप 2 एरर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। टाइप 2 एरर किस कंडीशन में होता है? टाइप 2 एरर का मतलब है जब नल हाइपोथेसिस गलत हो, जब नल हाइपोथेसिस गलत हो और उसके बावजूद भी उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए, तब ये कहलाएगा टाइप 2 एरर। लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस सही है और उसे रिजेक्ट किया जाए, तब ये टाइप 1 एरर होगा। मतलब क्या है कि अगर नल हाइपोथेसिस जो है सही है, ये अगर टिक करना था, इसको एक्सेप्ट करना था, लेकिन इन्होंने अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, तो उस केस में ये टाइप 1 एरर हो गई। लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस गलत है और उसको फिर भी एक्सेप्ट कर लिया गया, तो उस केस में ये कहलाएगी क्या? टाइप 2 एरर। क्लियर। आगे चलते हैं। एफडब्ल्यू टेलर का जो एक ऑप्शन, एक कहा जाता है, उसको कहा जाता है द मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन। एक्चुअली एफडब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी दी थी और उसमें इन्होंने बात की थी यूनिटी ऑफ कमांड की। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब उन्होंने बोला था कि जो डायरेक्शंस एंड कमांडिंग है वो सबऑर्डिनेट्स को एक तरफ से आनी चाहिए, एक लाइन में आनी चाहिए। इसी को मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन कहा जाता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल से इनका कोई लेना देना भी नहीं है, डेलीगेटेड लेजिस्लेचर से कोई लेना देना नहीं, डिपार्टमेंट से लेना देना नहीं। क्वेश्चन नंबर 122, इसमें कुछ कंपनीज के नाम दिए गए हैं और जो भी स्कॉलर रहा है मैनेजमेंट का वो किस कंपनी से रिलेटेड रहा है, बस ये नाम। मैंने इसको एक सीरियल वाइज लगा दिया, मैचिंग कर दी है। बेसिकली ये क्वेश्चन था मैचिंग का, ये दो लिस्ट दी थी, दोनों लिस्ट को मैच करना था। कमेंट्री फॉर चैम्बर बोल्ट, कमेंट्री फॉर चैम्बोल्ट, ये जो कंपनी थी इसमें हेनरी फेयोल जी वर्क करते थे। मिडवेल स्टील वर्क्स, इसमें एफडब्ल्यू टेलर जी वर्क करते थे। चार्ल्टन ट्विस्ट कंपनी, रॉबर्ट ओवन। क्रेडिट मोबिलायर, क्लाउड हेनरी सेंट साइमन। ये लोग जो थे अपनी अपनी कंपनीज में यहाँ वर्क करते थे। ये भी क्वेश्चन कभी कभार पूछा गया है, जिसको ध्यान रखें। अब यहाँ पर कुछ मेथड्स ऑफ सेगमेंटिंग, मार्केट सेगमेंटेशन के कुछ मेथड्स दिए थे और पूछा गया था कौन सा जो मेथड है वो इसका मार्केट सेगमेंटेशन का मेथड नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिए थे बिहेवियरल सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, बेनिफिट सेगमेंटेशन, कस्टमर सेगमेंटेशन। और इसमें जो आंसर है वो कस्टमर सेगमेंटेशन है। मतलब कस्टमर सेगमेंटेशन कोई टाइप नहीं है, कोई मेथड नहीं है मार्केट सेगमेंटेशन का। इसके जो अलग मेथड है वो बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियरल सेगमेंटेशन मतलब परचेजिंग हैबिट्स क्या है कस्टमर्स की, स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है, यूजर स्टेटस क्या है, ब्रांड इंटरेक्शन कितना है। तो इन सब के आधार पर जब मार्केट को बांटा जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, तो उसे बिहेवियरल सेगमेंटेशन कहते हैं। जबकि साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन जो है वो पर्सनालिटी ट्रेट्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट, लाइफ स्टाइल्स, साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, मोटिवेशंस एंड प्रायोरिटीज, इन सब के आधार पर जब मार्केट को सेगमेंट किया जाता है, बांटा जाता है, तो इसको साइकोग्राफिक या साइकोलॉजिकल चीजों के आधार पर जब बांटा जाए मार्केट को, तो इसको साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कहते हैं। बेनिफिट्स सेगमेंटेशन, marketing manager can segment the market based upon quality, performance, customer services, special features and other.
जो बेनिफिट्स के आधार पर मार्केट को बांटा जाए तो उसको कहते हैं बेनिफिट सेगमेंटेशन। एक और पार्ट है डेमोग्राफिक मार्केट सेगमेंटेशन। इसके कुछ एग्जांपल हैं। डेमोग्राफी में क्या आता है? एज, जेंडर, इनकम, लोकेशन, फैमिली सिचुएशन, एनुअल इनकम, एजुकेशन एंड एथनिसिटी। इन सब के आधार पर जब भी मार्केट को आप डिवाइड करेंगे, सेगमेंट करेंगे, तो उसे कहेंगे डेमोग्राफिक मार्केट सेगमेंटेशन। तो कौन कौन से मार्केट सेगमेंटेशन के मेथड्स हैं? बिहेवियरल सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, बेनिफिट सेगमेंटेशन और डेमोग्राफिक मार्केट सेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर एटीट्यूड्स एंड बिलीफ्स अबाउट डाइट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। देखिए, कभी भी कंज्यूमर अपनी हेल्थ के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहेगा, तो इसलिए वो इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से तो अफेक्ट नहीं होगा। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो कहीं से भी अरेंज करके अपने लिए हेल्थ फैसिलिटी सही करने की कोशिश करेगा। ना ही वो सोशल इन्वायरमेंट से फर्क पड़ेगा, ना ही उसका नेचुरल इन्वायरमेंट से फर्क पड़ेगा। तो फर्क किससे पड़ेगा? कल्चरल इन्वायरमेंट। ये जो है, ये हिस कंज्यूमर एटीट्यूड्स एंड बिलीफ्स जो होता है वो कल्चरल इन्वायरमेंट में आता है, तो इसलिए ये इसका हिस्सा है। और ये बता दें, ये मैक्रो इकोनॉमिक जो मैक्रो पार्ट है, मैक्रो इन्वायरमेंट है, या फिर इसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का हिस्सा बोल सकते हैं। पूछा गया है कि फेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है। इसमें जो सीरीज में दिए थे 6 ऑप्शन दिए थे, जिनकी सीरीज थी 1 2 3 4 के हिसाब से, वो हमने बताई। सबसे पहले जब प्रोडक्ट बनाया जाता है और मार्केट में फिर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के बाद उसकी डिमांड बढ़ती है जैसे जैसे, तो उसकी ग्रोथ बढ़ती है। और ग्रोथ बढ़ने के बाद एक लिमिट होती है जिसे मेच्योरिटी कहते हैं। सबसे हाईएस्ट स्टेज पे जब ये पहुंचता है प्रोडक्ट की सेल एंड डिमांड, तो इसको मेच्योरिटी लेवल कहते हैं। और मेच्योरिटी लेवल के बाद में कभी भी प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न नहीं कर सकता। मेच्योरिटी जैसे ही होती है उसकी मैक्सिमम प्रॉफिट की लास्ट स्टेज होती है, और उसके बाद प्रोडक्ट की डिमांड कम होने लगती है, क्योंकि मार्केट में उसी के जैसे और भी सब्स्टिट्यूट्स उपलब्ध हो जाते हैं। क्लियर? पहला इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन। क्वेश्चन नंबर 126, which of the following is not a product mix strategy? प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजी एक्चुअली 4P का एक हिस्सा है, जिसमें कुछ प्रोडक्ट लाइन में कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं ताकि उनकी तरफ अट्रैक्शन बढ़े और ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके। तो ट्रेडिंग अप क्या है? जब प्रोडक्ट लाइंस में कुछ एडिशंस किए जाएं तो इसे ट्रेडिंग अप कहेंगे, और फिर सेल वेल की जाए। अल्ट्रेशन मतलब उसमें कुछ चेंजेस किए जाएं। सिंप्लीफिकेशन मतलब प्रोडक्ट लाइंस जो है उनको चेंज किया जाए, सिंपल बनाया जाए ताकि लोगों कस्टमर्स को इजीली समझ में आए। तो प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजी का जो है हिस्सा है वो ट्रेडिंग अप है, अल्ट्रेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन वैल्यू एडिशन नहीं किया जाता प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजी में। बस दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन थे आज। 126 तक हमने पढ़ा है, 10 क्वेश्चन थे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करके पूछें, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ इसका एडवांटेज भी मिल रहा होगा। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रखते होंगे, और प्लीज वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन तो जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की आप तक इन्फॉर्मेशन तुरंत अपने आप इजीली पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।